अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे जी ईरान और इज़राइल की सबसे पहले। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इज़राइल और ईरान में एक टेंशन बनी हुई है और अब इज़राइल का ये भी दावा है कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। बहरहाल ईरान की तरफ से इस बात का कोई जवाब दिया नहीं गया, बल्कि इस बात को डिनाई किया गया है और कहा यही गया है कि नहीं, ऐसा कोई अटैक जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका का भी ये कहना है कि इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। भारत यकीनन इन सारी चीज़ों को बहुत गौर से देख रहा होगा और भारत में ये चीज़ को पसंद भी नहीं किया जा रहा होगा यकीनन उनका, क्योंकि ताल्लुकात ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। चाबहार पोर्ट इसी वजह से वो एक्टिव करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनके टर्म्स हैं, साथ साथ भारत के टर्म्स जो हैं वो इज़राइल के साथ भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ज़ाहिर है दोनों के साथ जो है वो बिज़नेस रिलेशन है, दोनों के साथ दोस्ती है, तो भारत हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि ये 2 बड़ी ताकतें या ये 2 कंट्रीज़ इज़राइल और ईरान आपस में झगड़ा करें, आपस में लड़ें या एक-दूसरे के ऊपर अटैक करें। इससे यकीनन भारत जो है वो परेशान होगा, क्योंकि इस वक़्त जो गवर्नमेंट भारत की रही है, यानी पिछले 10 साल में जो गवर्नमेंट भारत की रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो हमेशा से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ी है। उन्होंने हमेशा बिजनेस के बारे में सोचा है और बिजनेस को ही लेकर आगे गए, तभी उनकी इकोनॉमी भी बेहतर हुई है और ना सिर्फ बेहतर हुई है बल्कि इस वक्त फिफ्थ नंबर पर है दुनिया की। जी हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है भारत बनने जा रहा है और बहुत जल्द नंबर 3 पे पहुंचने की पूरी तैयारी है। लेकिन ये तो तभी होगा जब बिला फजूल के झगड़ों में नहीं पड़ा जाएगा, उसके बजाय बिजनेस पे ध्यान दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या चीज ऐसी कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलकर जिससे अपनी कंट्री की इकोनॉमी भी बेहतर हो। तो भारत को बहरहाल ये सूट नहीं करता कि ईरान और इजराइल जो है वो आपस में झगड़ा करें। साथ साथ अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ भी भारत काम करना चाहता है। अफगानिस्तान के साथ भी भारत की कोशिश है कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो एक तरह से मेन स्ट्रीम में आ जाए और तालिबान की हुकूमत को सब लोग एक्सेप्ट कर लें, रिकग्निशन मिल जाए तालिबान की गवर्नमेंट को। उससे भी चाबहार पोर्ट पे ऊपर जो है, क्योंकि जाहिर है उनको रास्ता जो है सीधा वहां से मिल जाएगा। अफगानिस्तान ईरान के थ्रू जो है चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत काम कर सकेगा और उससे भारत का बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान जो अभी तक इस नखरे में रहा कि जी हमारे बगैर तो दुनिया का काम नहीं चलेगा, दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे, यकीनन अगर चाबहार पोर्ट एक्टिव कर दिया गया तो जो कि हो भी जाएगा शायद, तो फिर पाकिस्तान की एक वो अहमियत थोड़ी कम हो जाएगी जो पाकिस्तान ने अभी तक अपने सर पे सवार करके रखी है कि जी हमारे बगैर तो सी पैक बन गया तो ही काम होगा, वरना हमारे बगैर ना तो भारत जो है वो अफगानिस्तान पहुंच सकता है और ना ही कहीं और। तो यकीनन चाबहार पोर्ट अगर बन गया और तैयार हो गया जब भी, तो भारत को एक तरह से एक रास्ता मिल जाएगा जिससे कि वो तिजारत कर सकेंगे अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू पूरी दुनिया में पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। साथ साथ जाहिर है कि तालिबान की गवर्नमेंट को साथ भी काम करने के लिए भारत तैयार है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से जो अफगानिस्तान के नई गवर्नमेंट आई है तालिबान की, उनको मेन स्ट्रीम किया जाए, उनको डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करें और उनके साथ काम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान अभी तक एफएटीएफ और इस तरह की चीजों में फंसने से बचा रहा है अपने आप को, और यही वजह है शायद कि ये जो टारगेट किलिंग्स चल रही हैं और एक के बाद एक अननोन गनमैन आता है और किसी को उड़ा के चला जाता है, बहुत पॉसिबल है कि ये पाकिस्तान खुद ही कर रहा हो। जाहिर है कि इस तरह की चीजें खुल्लम खुल्ला नहीं हो सकती हैं। अगर खुल्लम खुल्ला करेंगे और बताएंगे कि हाँ जी ये सफाया हम खुद ही कर रहे हैं, तो यकीनन वो ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किए, चाहे वो जिहाद के नाम पे, चाहे कश्मीर के नाम पे या कुछ भी कह लीजिए, उनके जो जड़ें पाकिस्तान में इस वक्त फैल चुकी हैं वो एकदम से दुश्मन हो जाएंगे, जो कि यकीनन बहुत से लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, मुल्क को चलाते हैं, वो ऐसा नहीं चाहेंगे। शायद इसी वजह से सारा इल्जाम जो है वो भारत के ऊपर लगाया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि हमें तो मालूम ही नहीं कौन आता है और उड़ा के चला जाता है। दूसरी तरफ
भारत की यकीनन ये कोशिश होगी, जो कि उनके जो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके डॉक्टर जयशंकर और दूसरे लोगों की, कि वो हमेशा से उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान जो इस किस्म के जिहादियों को सपोर्ट करता रहे, तो उसके ऊपर सारी दुनिया पाकिस्तान की इस बात का नोटिस लें और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा जाने की तैयारी करें। लेकिन पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो किसी वक्त भी एफएटीएफ के शिकंजे में आ सकता है। शायद यही वजह है कि एक-एक करके ये जो जिहादी, या कह लीजिए कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनके मेंबर्स को मारा जा रहा है। पिछले 3 साल से सिलसिला चल रहा है और कहा ये जा रहा है कि अभी तक 20 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। यकीनन पाकिस्तान अपने आप को एफएटीएफ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और करनी भी चाहिए। और अगर इस तरह के लोगों को वाकई में मारा जा रहा है या खत्म किया जा रहा है, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही एक बेहतरीन चीज होगी, और लोगों को यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सीरियस, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को एक डर जो है वो एफएटीएफ का भी हर वक्त रहता है। पहले भी 4 बार एफएटीएफ में पाकिस्तान जा चुका है, और यकीनन उसके रीजंस यही थे कि टेररिज्म को का कहा गया, साथ मनी लॉन्ड्रिंग का कहा गया, और इसी तरह के जो टेररिज्म को फंड करने की बात की गई। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान ने जो है, आपने देखा है कि हाफिज सईद के लिए कहा गया कि जी उसको 31 इयर्स की जेल कर रहे हैं। अब 31 इयर्स की जेल, वो हाउस अरेस्ट है, लेकिन 31 इयर्स की जेल, उससे पहले हमने 31 इयर्स क्या 31 डेज के लिए भी हमने कभी नहीं सुना कि हाफिज सईद को बंद किया जाएगा। लेकिन इस वक्त कहा यही जा रहा है कि 31 इयर्स के लिए हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसकी रीजन भी यही बताई जा रही है कि जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो यही है कि जी डेफिनेटली इसमें एफएटीएफ का खतरा भी है, और इसी तरह की दूसरी चीजें जो, चाहे वो आईएमएफ हो या दूसरी कंट्रीज हो, जो कि पाकिस्तान को फंड करती है, उनकी तरफ से ये शिकायत जो है पाकिस्तान दूर करना चाह रहा है कि जी अब हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे। खैर, ऐसी चीजों में से निकलने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले तो अगर वाकई में ये यकीन दिलाना है किसी को कि हम ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे, या ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे जो टेररिज्म करते हैं, या किसी दूसरी कंट्री में ना सिर्फ ये कि लोगों को भेजने की बात करते हैं बल्कि धमकियां देते हैं, तो उनको चाहिए था कि हाफिज सईद को उठा के भारत को दे दिया गया होता, जो कि बार बार भारत ने कहा है कि जी हाफिज सईद को हवाले कर दिया जाए। लेकिन खैर, पाकिस्तान अब एकदम खुलकर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता जिन लोगों को हमेशा से सपोर्ट दिया गया है। तो अब लग ये रहा है कि ये जो अननोन गनमैन वाली स्टोरी चली है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों का, या पाकिस्तान की एजेंसीज कह लीजिए, उनका अपना भी हाथ है कि वो चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को टारगेट किया जाए और इनका सफाया किया जाए, ताकि वो जो बार बार एफएटीएफ में आना जाना लगा रहा है वो किसी तरीके से रुक सके। वरना अगर एक बार फिर ऐसा कुछ हो गया, तो जाहिर है हर तरफ से जो फंडिंग आ रही है, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो, आईएमएफ की हो, वो सब एक बार फिर रुक जाएगी। और ये चीज यकीनन पाकिस्तान इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि जो हालत यहाँ पे इकोनॉमी की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब से हमने बार-बार ये कहा कि जी हमें जो है वो आप कभी कहते हैं होटल बना दीजिए, कभी कहते हैं एयरपोर्ट देख लीजिए, कभी कहते हैं पीआईए खरीद लीजिए। लेकिन ये नहीं कहते सऊदी अरब से कि जी हमें कोई यूनिवर्सिटीज़ बना दीजिए, हमें कोई कॉलेज बना दीजिए, हमें कोई स्कूल जो है वो बनाकर दे दीजिए, ताकि हम अपने लोगों को तालीम दे सकें। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बनाकर सऊदी अरब दे सकता है बहुत आसानी से। जमीन जाहिर है कि वो पाकिस्तान में है, और यहाँ जो गवर्नमेंट बैठी है, और वो वहां पे अगर डीएचए के बजाय यूनिवर्सिटी बनाने की बात करें, तो ज्यादा बेहतर होगा कि सऊदी अरब का पैसा हो और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बन जाए। लेकिन ये बात तो इमरान खान जब आए थे, या इमरान खान यानी जिन्हें तालिबान खान भी कहा गया कई बार, तो इमरान खान ने भी इस तरह के वादे किए थे कि जी हम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस वक्त भी यही लग रहा है कि जो डिमांड्स की जा रही हैं डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, तो वो चाहे टर्की हो या कुछ भी कह लीजिए अमेरिका, उसमें कहीं भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की जा रही। बार बार यही कहा जाता है कि जी कभी एयरपोर्ट जो है वो मैनेज कर दीजिए, कभी कुछ और इसी किस्म की चीजें हैं। यहाँ तक कि एनर्जी सेक्टर पे काम करने की बात भी अभी तक हमने नहीं सुनी, इसलिए कि एनर्जी सेक्टर पे काम होगा तभी लोग काम पे जा सकेंगे। और अगर भारत के साथ बार बार जो एक्सपोर्ट की बात की जाती है कि जी भारत के साथ बिजनेस दोबारा शुरू करना है, भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करनी है, तो ये भी बता दें कि भारत को हम देंगे क्या।
मतलब हम भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करना चाह रहे हैं उसमें पाकिस्तान अपनी तरफ से भारत को क्या दे सकता है? जाहिर है जब फैक्ट्रीज ही नहीं चलेंगी, एनर्जी सेक्टर पे काम ही नहीं होगा, तो लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से, क्या चीज ऐसी है जो हम भारत को ऑफर कर सकते हैं? भारत को ऑफर करने से साथ साथ क्या भारत भरोसा करेगा? कई लोगों का ये भी कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी बहुत दोस्ती है। ये बात भी एक तरह से पाकिस्तान में बहुत की जाती है और कहा जाता है कि जी मरियम नवाज साहिबा की बेटी की शादी में मोदी जी आए थे, उन्होंने शिरकत की थी। और अब ये कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ और पीएम मोदी जो हैं उन दोनों के बीच में, यानी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं, इन दोनों के बीच में बहुत दोस्ती है। और इसी वजह से अगर मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो वो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब के साथ शायद बातचीत करें और पाकिस्तान के साथ एक बार फिर बात करने की कोशिश की जाए या ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश की जाए। जबकि कई लोगों का कहना यह है कि ऐसा लगता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये कि मोदी जी जो है वो आरएसएस के हैं और आरएसएस ने उनको बहुत रोका था, कई बार कहा था पाकिस्तान पे भरोसा मत करो, लेकिन मोदी जी ने वो सारी बातें जो है वो साइड पे रख दी और उनका ख्याल ये था, उनका मानना ये था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ या किसी भी दूसरी कंट्री के साथ जिसके बॉर्डर हिंदुस्तान से लगते हैं, अपने तमाम पड़ोसियों के साथ टर्म्स को ठीक होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो पिछली बातें थी वो सारी भुला दी और वो पाकिस्तान आ गए, शादी में शिरकत की। लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ। इससे पहले वाजपेयी साहब भी आए थे। जी हाँ, भारत के एक और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आए थे और उनके साथ बहुत से लोगों के फेवरेट देव आनंद साहब भी थे। उस वक्त भी उनको जो है कहा गया कि जी भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये बात बार बार पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है, लोग कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई एम्बेसी यहाँ पर, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एम्बेसी है पाकिस्तान की, अब और क्या करें कि आप कहें कि जी हमने तस्लीम कर लिया है पाकिस्तान को। उसके लिए कहा गया कि जी हाँ जी एम्बेसी तो है लेकिन दिल से तस्लीम नहीं किया है। ये बातें हमें भी बताई गई, सुनाई गई और कई बार हमने पैनलिस्ट को इंडियन टीवी चैनल्स पे कहते भी सुना। मगर उससे पहले जो है वो वाजपेयी साहब ने भी यकीनन यही बातें पाकिस्तानियों की सुनी होंगी कि जिसमें बार बार कहा जाता था कि हाँ जी एम्बेसी तो है लेकिन भारत ने दिल से कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। उसके जवाब में वो आए और मीनारे पाकिस्तान गए। जी हाँ, मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर उन्होंने जो है वहां खड़े हुए, वहां पे जिस तरह जो इवेंट था वो अटेंड किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि जी पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया है, अब आराम से रहो और हमें भी तंग ना करो। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो है उनके जाने के बाद कारगिल कर दिया गया। जी हाँ, कारगिल हुआ और कारगिल के वक्त भी ये कहा गया कि नवाज शरीफ को फौज ने धोखा दिया। यानी कि नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप ही ये तमाम कारगिल और ये सब प्लान किया और कारगिल वॉर जो थी वो छेड़ दी गई। इस तरह से वो ताल्लुकात जो थोड़े थोड़े बने थे वो इंतहाई खराब हो गए। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। उसके बाद फिर दोबारा से जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो भारत ने पाकिस्तान के साथ दोबारा से अपने टर्म्स को ठीक करने की और बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद पठानकोट हुआ। पठानकोट के बाद पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपके यहाँ से पठानकोट हुआ है, आप लोगों ने किया है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह से इनकार कर दिया और ये बात मानने से बिल्कुल ही साफ इनकार हुआ। लेकिन कहा गया, भारत की तरफ से कहा गया कि जी आप लोग आ जाइए, आईएसआई के लोग आ जाएं और आके चेक कर लीजिए कि आपको पता लग जाए, ताकि यकीन आ जाए कि जी आप ही के यहाँ से सब कुछ हुआ है। बहरहाल यहाँ से बात सुनने में यही आया कि आईएसआई के कुछ लोग गए वहां पर, लेकिन जाहिर है वापस आके वही चिट्टा इनकार और बिल्कुल सफेद झूठ कि जी हमारे यहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं। ये बात इनकार करके एक बार फिर जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन जो है एक बार फिर बढ़ गई। उसके बाद जी हुआ उड़ी। जी हाँ, जब उड़ी का वाकया हुआ तो उसके बाद जो है वो कहा ये जा रहा है कि उस वक्त पीएम मोदी जो है, उनकी पार्टी और पीएम मोदी खुद भी जो है अब उन्होंने एकदम ही पाकिस्तान की तरफ से मायूसी का इजहार कर दिया है और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के साथ टर्म्स कभी ठीक हो नहीं सकते। इसलिए कि बार बार कोशिश की गई और बार बार जवाब में सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। अब पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से इन सारी चीजों को लेकर चलता रहा। और साथ साथ अगर हम बात करें मिनिस्टर्स की, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, जी हाँ, यही पाव पाव के बम वाले,
शेख रशीद साहब या कोई भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, अगर आप उनको कभी गौर से देखें, उनकी तकरीरें सुने या उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं मीडिया के सामने, अगर आप उन्हें देखें तो आपको लगेगा बहुत ही मैच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। इसी तरीके से शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हमारे पास तो पाव पाव के बम है, पाव पाव के एटम बम है, हम वो भारत में फेंक देंगे, जो सिर्फ हिंदू जो हैं उन्हें मारेंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं कहेंगे। अब ये इस किस्म की बातें सुनकर भारत में और पाकिस्तान में कई लोग हंस पड़ते हैं। हमें लगता है कोई मजाक हो रहा है। और इस किस्म की बातें जो है शेख रशीद साहब और कई दूसरे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो किया करते हैं। पहले एक इमरान खान की पार्टी की एक और मेंबर है, उनका ये कहना था जब तालिबान की गवर्नमेंट आने वाली थी कि जी जब तालिबान आ जाएंगे उसके बाद वो तालिबान हमें भारत से कश्मीर लेकर दे देंगे। अब भारत से वो कश्मीर लेके क्यों दे देंगे और कैसे दे देंगे, इस बात का जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन बहरहाल इसी किस्म की स्टेटमेंट्स, यानी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी तरफ पाकिस्तान के जो सियासतदान आते हैं, जो मिनिस्टर्स आते हैं, जो पॉलिटिशियंस आते हैं, वो बहुत ही इमेच्योर किस्म की और जबरदस्ती खामखाई की, जिसे कहते हैं ना, कि स्टेटमेंट्स दे देते हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत से हमने कभी इस किस्म की बातें नहीं सुनी। भारत से कभी ये नहीं कहा गया कि जी हम एटम बम लेके और पाकिस्तान को मार देंगे या हम पाकिस्तान पे इस तरह से अटैक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा घुस के मारेंगे। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट हमने कभी नहीं देखा कि स्टेटमेंट कोई भारत की तरफ से आया हो। हाँ, ये जरूर है कि जब उन्हें कोई अटैक करना होता है, जैसा कि हमने देखा कि एक बार वो जो अभिनंदन आ गए थे उनके पायलट, और वो जो अटैक हुआ था, उसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई अटैक होता है, यानी कि यहाँ पे जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके ऊपर अटैक अगर कोई होता है, तो भारत वो बगैर बताए कर गुजरता है और बाद में पता लगता है। लेकिन इस तरह से सुबह शाम ना तो उनके पॉलिटिशियंस धमकियां लगाते हैं, ना उनकी फौज कुछ कहती है, जो हमारे यहाँ से हर वक्त ही कहा जाता है। यानी एटम बम या न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको हमने मजाक बना के रखा हुआ है। शायद ही दुनिया में कोई कंट्री ऐसी होगी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो और वो सुबह शाम अपने पड़ोसियों को ये धमकी दे कि जी आपने हमारी बात ना सुनी या आपने हमारे साथ कोई छेड़खानी की तो हम जी न्यूक्लियर एसिड्स चला देंगे या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लेंगे। ये बात बार बार सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ही हमने सुनी, जो कि गलत बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जमाना वो नहीं है कि आप एक दूसरे के खिलाफ बार बार हथियार उठाएं या हथियार उठाकर और जंग की या लड़ाई की धमकियां दें। पहले ही दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है और एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान की तरफ से जो गलतियां हुई हैं वो पाकिस्तान को ठीक करनी चाहिए। आज भी सुबह में देख रही थी कि फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आ रही थी, जो यूजुअली हर वीक आया करती है एक बार, तो उसमें भी वो कश्मीर कश्मीर का गाना गाया जा रहा था। जबकि पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और वहां पे जो कश्मीर के लोग रहते हैं, अगर उनसे बात करें तो उनका कहना यही है कि जी भारत में जो कश्मीर है, उन्होंने भारत ने अपने कश्मीर को जो है इतनी डेवलपमेंट कर दी है कि वो एक इस तरह से ऊपर की तरफ चला गया है और हमारा कश्मीर जो है वो बहुत नीचे कहीं रह गया है। अब या तो ये करें कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसके ऊपर भी काम किया जाए, बहुत डेवलपमेंट की जरूरत यहाँ भी है, तब जाके शायद पाकिस्तान इस काबिल हो कि वो ये कहे कि हाँ जी हमने भी अपनी तरफ कश्मीर में बहुत काम किया है, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई देता नहीं। हाँ, सिर्फ एक जो कहा जाता है ना, खाली बर्तन शोर ज्यादा करता है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त कश्मीर के हवाले से ऐसी ही हो गई है, एक खाली बर्तन वाली है और शोर ज्यादा करने वाली। वरना जो लोग काम करते हैं, जो लोग अपनी कंट्री में किसी किस्म की, यानी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट हो गई या स्टैब्लिशमेंट हो गई या पॉलिसी मेकर्स हो गए, जब वो अपनी कंट्री में कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे उनकी कंट्री आगे बढ़ सके, तो वो डेफिनेटली अपने आप ही दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बड़के मारी जाती हैं, काम होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो एमबीएस हैं या जो सऊदी अरब है, उससे हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात भी कर सकते थे, लेकिन वो ना करके कहा यह गया है कि जी इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स बना दिए जाए। इस्लामाबाद की कौन सी पब्लिक ऐसी है जो 5 स्टार होटल में रहना अफोर्ड कर सकती है? बहुत थोड़े लोग हैं जो किसी भी तरह के होटल में रहना, खासतौर पे 5 स्टार या 4 स्टार होटल में रहना अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम है। इस्लामाबाद की बात भी नहीं, पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम है। साथ साथ सिक्योरिटी रीजंस जो हैं
उनको देखते हुए भी कोई फॉरेनर्स भी पाकिस्तान के रुख नहीं करते। हमारे यहाँ कभी टूरिज्म के लिए बहुत कम लोग आते हैं, और वो भी शायद कोई भूला भटका कोई आ जाए तो आ जाए, वरना कोई पाकिस्तान घूमने के लिए लोग अब नहीं आते। हाल बहुत खराब है, आपने देखा ही है जिस तरह से पहले चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किया गया था और उसके बाद जापानीज ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किया गया। कहा यह जा रहा है कि जी वो जापानीज जो है उनके ऊपर अटैक इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनको चाइनीज समझ रहे थे, मतलब सब लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ के रखा है। यानी ये जो लोग मारने के लिए निकलते हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत उन्होंने चेक किया होता है, बड़े कैलकुलेटेड तरीके से निकलते हैं और उसके बाद अटैक करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको ये ना पता हो कि जापानीज है या चाइनीज है। लेकिन बहरहाल जापानीज हो या चाइनीज हो, किसी के ऊपर भी अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, और रोकने के लिए जिन लोगों को रोकने की ड्यूटी है जिनकी, वो इन सारे कामों के अलावा बाकी सारी चीजों में लगे हुए, कभी सियासत कर रहे हैं तो कभी इकोनॉमी देख रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को ला रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं। लेकिन जो काम उनका अपना है कि वो सिक्योरिटी को देखें, वो देखने में वो हमें बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो यकीनन पाकिस्तान का इतना बुरा हाल ना होता। यानी सारी दुनिया से कह रहे हैं कि पैसा लगा दो क्या पाकिस्तान में, लेकिन एजुकेशन के ऊपर या फिर एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाने की डिमांड बिल्कुल भी जो है वो नहीं की जा रही। और भारत के साथ बात करने की बार बार बात की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो किसी तरीके से भी अब पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार होगा। चाहे थर्ड टर्म में पीएम मोदी आई क्यों ना जाए, तब भी नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होने में जरा भी यहाँ से मैं चलती हूँ। आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।